नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। 4 बड़ी खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहली खबर जिस पर हम बात करने वाले हैं, पाकिस्तान में जब से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है तब से सिंध छोड़ बाकी जगहों पर हिंसा भड़की हुई है। पीटीआई के कई बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पाकिस्तान में सिंध छोड़ बाकी 3 राज्य फौज के हवाले हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों द्वारा समूचे मुल्क में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान इमारतों और अन्य संपत्तियों की व्यापक तोड़फोड़ हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के नेशनल रेडियो ब्रॉडकास्टर के दफ्तर में भी आग लगा दी। कुछ ट्विटर यूजरों ने जलती हुई एक इमारत की वीडियो पोस्ट किए, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि इस्लामाबाद स्थित रेडियो पाकिस्तान का दफ्तर है। क्रिकेट से राजनेता बने इमरान खान बुधवार में कोर्ट में पेश किए गए, जबकि समूचे मुल्क में उनकी गिरफ्तारी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन जारी थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी लाखों समर्थक लगभग हर शहर की सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक इमरान खान के वकीलों ने बताया कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि एनएबी इमरान खान की गिरफ्तारी के आदेश देने वाला भ्रष्टाचारी रोधी निकाय ने जज से पूर्व पीएम की 10 दिन की हिरासत मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 8 दिन के लिए एनएबी की हिरासत में भेजा है। मामले की अगली सुनवाई अब 17 मई को होने वाली है। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरैशी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इमरान खान को मंगलवार को इस्लामाबाद की एक कोर्ट में रूटीन पेशी के दौरान गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया था। इसके बाद उन्हें बुधवार को पुलिस मुख्यालय में विशेष रूप से बनाई गई बंद दरवाजों वाली अदालत में पेश किया गया। पिछले साल अप्रैल में पद से हटा दिए गए इमरान खान पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में बेहद ताकतवर सेना के खिलाफ अभूतपूर्व अभियान चला रहे थे, जिसकी वजह से मुल्क में राजनीतिक संकट के हालात पैदा हो गए थे। पाकिस्तान में बेहद लोकप्रिय क्रिकेटर रहे इमरान खान ने अपने खिलाफ दर्ज किए गए दर्जनों मामले में सभी आरोपों से इनकार कर दिया। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव विदेश मामलों की जानकार हैं, वो जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ओंकार न्यूज में। सर, इमरान खान की जब से गिरफ्तारी हुई है, पाकिस्तान में कई ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। हिंसा, अराजक तत्व काफ़ी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। फौज के हवाले कई राज्य कर दिए गए हैं। आपको क्या लगता है जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति है, किस ओर बढ़ रहा है? ये देखिए, पाकिस्तान के हालात बेहद दयनीय हैं और पाकिस्तान में सैनिक शासन का इतिहास रहा है। पाकिस्तान अपने अस्तित्व के आधे समय में सैनिक शासन तक में रहा है और जो भी वहाँ पे जमहूरियत का शासन रहा भी है, वो एक दिखावे की जमहूरियत रही है, दिखावे का लोकतंत्र रहा है। पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की आदमी और आईएसआई ही पाकिस्तान पर शासन करती रही है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, और आज भी वही स्थिति दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की में जो हालात हैं उसमें, और जिस तरीके से अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि वहाँ पर सेना की तैनाती की जा रही है, अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर सेना तैनात कर दी गई है, पुलिस के नियंत्रण के बाहर चीजें हो चुकी हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा आधार है सैनिक शासन की तरफ पाकिस्तान को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में पाकिस्तान में सैनिक शासन स्थापित हो सकता है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। ये संभावनाएं बढ़ती जा रही है और जाहिर है कि पाकिस्तान जो कि पहले से ही आर्थिक स्थिति से, सामरिक स्थिति से और सुरक्षा संबंधी स्थिति से जो लगातार जो है जूझ रहा था, और वो एक अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है अगर मैं कहूँ, तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में जो ये राजनीतिक अस्थिरता का जो कृत्य पाकिस्तान के हुक्मरानों ने किया है, इससे पाकिस्तान की स्थिति और ज्यादा जर्जर हो गई। और ऐसे में अब पाकिस्तान की वहाँ की आर्मी और आईएसआई जिसने की ये पूरे गिरफ्तारी के प्रकरण को अंजाम दिया है, वो इस आधार पर कि पाकिस्तान में अब स्थिरता नहीं है, पाकिस्तान में खतरा आ गया है, और जैसा कि पहले वो टेक ओवर करते रहे हैं सत्ता का, वो इस बार भी ऐसा लगता है कि वो सत्ता के टेक ओवर के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं, और आने वाले समय में पाकिस्तान में सैनिक शासन भी स्थापित हो सकता है, इस बात की संभावना बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल संजीव जी, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, बेहद ही ऐसी तस्वीरें हैं दिल दहला देने वाली। आगजनी जिस तरीके से हो रही है, पूरा आग दहल रहा है पाकिस्तान के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई संजीव जी आज, इस दौरान एनएबी की हिरासत में उन्हें भेजा गया।
एनएबी की हिरासत में तो उन्हें भेज दिया गया, लेकिन उनके समर्थक और उनकी तरफ से इस तरीके की आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि एनएबी के साथ में और भी कोई ऐसी सहायता पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए दी जा सकती है, जो उनका ध्यान रखे उस दौरान की किसी भी प्रकार से टॉर्चर उनके साथ ना हो? देखिए, इमरान खान ने चूंकि पाकिस्तान के वास्तविक शासकों को नाराज कर लिया था और पाकिस्तान के आर्मी और आईएसआई उनकी लोकप्रियता की वजह से, बढ़ती हुई लोकप्रियता की वजह से वो भारी दबाव में आ गई थी और आर्मी और आईएसआई को भी ऐसा लगने लगा था कि एक जमहूरियत का बहुत बड़ा नेता खड़ा हो रहा है और अगर ये ज्यादा सफल हो गया तो उसकी अपनी सत्ता, अपना जो उसका कंट्रोल है पूरे सिस्टम पे, उस पर खतरा आ सकता है। तो इसी वजह से उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। 100 से भी ज्यादा केसेस हैं। इस केस में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन इनकी मुश्किलें यहाँ पे कम नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है आने वाले समय में उनके ऊपर कोई बड़ा संकट आ सकता है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनको टॉर्चर करने की भी रिपोर्टें हैं, उनको मारा पीटा गया, इस तरह के भी आरोप उनके समर्थक लगा रहे हैं और अनेक तरीके से इस बात की भी आशंका वो व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें स्लो पॉइजन वगैरह दिया जा सकता है। उनके जीवन पर भी संकट आ सकता है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इमरान खान को किसी भी तरीके से सत्ता में आने से रोकने के लिए और उनकी लोकप्रियता की वजह से जो आर्मी और आईएसआई दबाव में है, उसको वो क्रैक डाउन करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और ऐसे में उनके अस्तित्व के ऊपर भी, उनके जीवन के ऊपर भी कोई संकट आ सकता है। इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभियान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री कुछ दिनों से चला रहे थे सेना के खिलाफ में, यही वजह है कि उनकी पार्टी को उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि उनकी ये भी बात सामने आई कि उनकी हत्या करने की साजिश है, पीटीआई को खत्म करने की साजिश है। जी जी बिल्कुल, यही सबसे मूल कारण यही है। देखिए, पाकिस्तान की एक कड़वी सच्चाई ये है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में जब जो जमहूरियत है, जो लोकतंत्र है, वहाँ पे जो सिस्टम उन्होंने लोकतांत्रिक सिस्टम का दावा तो जरूर करते हैं, लेकिन वो फ्लॉड डेमोक्रेसी है, फेक डेमोक्रेसी है। सच्चाई ये है कि पर्दे के पीछे से वहाँ की आर्मी और आईएसआई पूरे सिस्टम पर कब्जा होती किए हुआ है और चाहे वो मिलिट्री का, तो उनका सिक्योरिटी का जो उनका अपना स्वयं का डोमेन तो है ही, साथ ही साथ वो आर्थिक तंत्र पर जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको भी वो पर्दे के पीछे से कंट्रोल करते हैं। तमाम फाउंडेशंस हैं जो एनजीओ के नाम पे, फाउंडेशन के नाम पे रन किए जाते हैं, लेकिन उसमें छोटी से छोटी वस्तुओं से लेकर के एयरलाइंस के बिजनेस को भी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। जो रिटायर्ड, जो टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स पाकिस्तान के होते हैं, वो इन फाउंडेशंस के डायरेक्टर और विभिन्न पदों पर काम करते हैं और पूरा बिजनेस एम्पायर रन करते हैं और उसमें भ्रष्टाचार का बहुत पैसा होता है, अनअकाउंटेड मनी वहाँ पर बहुत होती है और इसी वजह से आर्मी और आईएसआई के जो ऑफिसर्स हैं, उनकी अगर आप जीवन शैली को देखें, अभी आप देखिए तो टॉप कमांडर के घर पे जिस तरीके की लूट हुई है और वहाँ पे जिस तरीके की ऐशो आराम की सब चीजें दिख रही हैं, तो ऐसे में जाहिर है कि पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिशियल्स इतने आलीशान जीवन को बिताते हैं, इससे पता चलता है वो सारा लूट का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है और वहाँ की आम जो जनता है उतना ही ट्राई करती है। तो ये जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और उसमें वो आलिशान तरीके से अपने जो जीवन को बिताते हैं, उसमें वो जरा भी दखल नहीं चाहते और उसके लिए वो ये नहीं चाहते कि जमहूरियत का कोई ऐसा नेता खड़ा हो जाए जो कि उनके सिस्टम के कंट्रोल को कम करने की तरफ बढ़े। इसी वजह से आपने देखा कि आज तक पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ तो जिसने कि अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया हो। इमरान खान भी जो सत्ता में आए थे वो आर्मी और आईएसआई के सहयोग से ही आए थे। 2018 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उस समय जनरल बाजवा ने उन्हें पूरी अपनी ताकत लगा दी थी उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए, यहाँ तक कि नवाज शरीफ को उस समय जेल जाना पड़ा था और उस समय उनको अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ा था और फिर उसके बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन में रिगिंग की भी खबरें आई और इलेक्शन में जब रिजल्ट आ गया तो इमरान खान को बहुमत नहीं मिला, तो उसके लिए जो एलाइज और पार्टनर्स वगैरह को ढूंढने का काम भी जनरल बाजवा ने करवाया था। तो ये इमरान खान इस बात को जानते हैं वो कि आर्मी और आईएसआई का कितना बड़ा वजूद है, लेकिन फिर भी उन्होंने आर्मी और आईएसआई को चैलेंज करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि ये उनकी बड़ी गलती थी और जब उन्होंने आर्मी और आईएसआई के सामने अपने आप को खड़ा कराने की कोशिश की कि मैं भी कुछ हूँ, तो ऐसे में आर्मी और आईएसआई ने उन्हें आईना दिखा दिया और उनको अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और आज वो जेल के अंदर है। तो ये पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई यही है और जाहिर है कि
पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो आर्मी राइसाई, वो किसी भी कीमत पे सत्ता पे अपने कंट्रोल को खोना नहीं चाहते। लेकिन इमरान खान ने चूंकि अपनी लोकप्रियता बहुत बढ़ा ली थी, आर्मी और आईएसआई को सीधा सीधा चैलेंज करने लगे थे, इसी वजह से उनके खिलाफ अभी देखिए तो 100 से भी ज्यादा केसेस हैं और एक केस में तो उनको अब अरेस्ट भी कर लिया गया है और उनके जेल से बाहर आने की संभावना अभी लंबे समय तक नहीं दिखाई देती। बिल्कुल संजीव जी, वो जेल में है और अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आगे क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा, किस तरीके से, कब तक ये हिंसा भड़कती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा चर्चा के लिए। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में हिंसात्मक माहौल कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। पीटीआई के कई बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है, उन्हें अब एनएबी के हवाले कर दिया गया है। अब अगली सुनवाई आपको बता दें 17 मई को होगी। 10 दिनों की हिरासत मांगी थी एनएबी ने, लेकिन उन्हें 8 दिन की हिरासत में एनएबी के पास भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारों को दिल्ली सरकार के अधीन कर जो फैसला सुनाया है, उसके बाद आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को नई संजीवनी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद केजरीवाल सरकार और मजबूत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काफी गदगद केजरीवाल नजर आए हैं। इस फैसले के आते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में मंत्रियों की बैठक बुलाई। वहीं आप नेताओं की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केजरीवाल काफी खुश हैं। मिठाइयां बांटी जा रही हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर जनता को बधाई दी है और कहा कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। जनतंत्र की जीत हुई है। तो बता दें, सुप्रीम कोर्ट से अधिकार मिलने पर केजरीवाल काफी खुश नजर आ रहे हैं। दिल्ली मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सरकार के पास अधिकारियों की तैनाती का अधिकार मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया है, उसके बाद केजरीवाल काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारों को दिल्ली सरकार के अधीन करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। उसके बाद से आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को एक नई संजीवनी मिली है। सरकार के पास अब अधिकारियों की तैनाती का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केजरीवाल काफी गदगद नजर आए हैं। दिल्ली मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखने को मिला। ये दिल्ली सरकार जनता सभी की जीत बताया गया है। एलजी चुनी हुई सरकार की सलाह से सरकार चलाएंगे। सरकार के पास अधिकारियों की तैनाती का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केजरीवाल गदगद नजर आए हैं। आम आदमी पार्टी में मिठाइयां बांटी गई हैं। अधिकार मिलने पर बोले हैं केजरीवाल, ये दिल्ली की जनता की जीत है। एलजी चुनी हुई सरकार की सलाह और मदद से प्रशासन चलाएगा। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया है, दिल्ली सरकार में काफी खुशी की लहर है। केजरीवाल काफी खुश नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खेमचंद शर्मा बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। खेमचंद जी, स्वागत आपका ओंकार न्यूज में। खेमचंद जी, सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके से फैसला आया है, जिसके बाद केजरीवाल तो काफी खुश नजर आए हैं, बैठक भी उन्होंने की है, लेकिन ये ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो फैसला दिया है, आपको क्या लगता है, कितना सही फैसला है, क्या होना चाहिए था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। हम इस फैसले का भी स्वागत करते हैं और इस फैसले में केजरीवाल जी के लिए बहुत सारी सीखें हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया है, लैंड का मामला है, पब्लिक का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पुलिस का मामला है, वो पूर्ण रूप से एसजी साहब के अंतर्गत आता है। उसमें आप इंटरफेयर करने की, काम को रोकने की कोशिश ना करें। इसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट हैं आप उसमें काम करें, और क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली, ये भी स्पष्ट है। और आप एलजी के साथ कोऑर्डिनेशन में, एलजी आपसे पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दें। आप फाइल को साइन करके भेजें, बिना साइन वाली फाइल ना भेजें जी। और कोऑर्डिनेशन में काम करें, दिल्ली वालों के लिए काम करें, नाटक नौटंकी ना करें, झूठ ना बोलें, ऐशो आराम पे पैसा खर्चा ना करें, बर्बादी ना करें, कुछ काम करें। तो ये सीख भी आदरणीय केजरीवाल जी को मिली है और हमें उम्मीद है केजरीवाल जी कम से कम इसे सीख लेके आगे काम करेंगे और अब कोई बहाना नहीं बना पाएंगे जी।
तो खेमचंद जी, जिस तरीके से एलजी बनाम दिल्ली सरकार अभी तक देखने को मिलता रहा था, दिल्ली सरकार और एलजी की बीच में कुछ ना कुछ खिटपट भी अक्सर देखने को सुनने को मिलती रहती थी, तो क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद से कुछ कमी इसमें आएगी, दोनों के बीच में रार थमेगी या फिर कुछ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाएगा? नहीं, होना चाहिए। केजरीवाल जो नाटक नौटंकी करते हैं, हर जगह वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ने का काम करते हैं, दूसरों पे डालने का काम करते हैं। अब वो डाल नहीं पाएंगे जी, और उनको डालना बंद करना चाहिए। अपनी नाटक नौटंकी छोड़ के दिल्ली वालों के लिए काम करें। 8 साल से कुछ नहीं किया, 8 साल से लोग वेट कर रहे हैं। केजरीवाल ने जो वायदे किए थे वो कब पूरे होंगे, उन पे काम करें। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक केजरीवाल यही कहते थे कि हमने फाइल भेजी है लेकिन एलजी से अप्रूव होकर नहीं आई, और तमाम तरीके के आरोप एलजी पर लगाए जाते थे। तो अब कहीं ना कहीं अब ये जो मामले सुनने को मिलते थे, इस तरीके की जो खबर सामने आती थी, उन पे अब रोक लगेगी। नहीं लगेगी। देखिए, एलजी साहब को ही बिना साइन करे फाइल भेजिए करते थे। एलजी साहब कुछ नोट मांग रहे हैं, इवन पूर्ण राज्य में भी राज्यपाल मुख्यमंत्री से पूछ सकते हैं जी, और मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ता है जी, कि भाई कोई पॉलिसी बनाई है तो उसका पब्लिक के या लोगों के लिए क्या फायदा है। अगर आप उसको नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ छुपा रहे हैं। आप जिस तरीके से आपने आबकारी नीति में घोटाला किया, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन में काम करें। सरकार तो मुख्यमंत्री आप सरकार आप चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो संवैधानिक पोजीशन है उनका मान सम्मान करें और उनसे कोऑर्डिनेशन करके आगे बढ़ें। जी, चलिए खेमचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बता दें कि जिस तरीके से एलजी और केजरीवाल के बीच अभी तक खबरें सुनने को मिलती थी, रार देखने को मिलती थी, कहीं ना कहीं अब इसमें कमी देखने को मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, ट्रांसफर कोर्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिल गया है, तैनाती का अधिकार मिल गया है सरकार के पास अब। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसला जिस तरीके से आया है, अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि केजरीवाल ने बैठक की और चुनी हुई सरकार की सलाह से अधिकारियों की अब तैनाती होगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को उद्धव ठाकरे गुट और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की विभिन्न याचिकाओं को बड़ी बेंच को भेज दिया है। इसके साथ महाराष्ट्र में 1 साल से चल रही राजनीतिक उठापटक पर फिलहाल कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और स्पीकर पर टिप्पणी करते हुए उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, जिसके चलते उनकी सरकार को बहाल नहीं कर सकते। बता दें, जून 2022 में एकनाथ शिंदे और शिवसेना के 15 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद शिंदे समेत शिवसेना के 16 विधायकों ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली थी। राज्यपाल ने शिंदे बीजेपी गठबंधन सरकार को मान्यता देकर शपथ दिला दी। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की थी कि शिवसेना के 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए और राज्यपाल का जून 2022 का आदेश रद्द किया जाए, जिसमें उद्धव से सदन में बहुमत साबित करने को कहा गया था। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एमवीएस सरकार बहाल की जाए, जैसा कोर्ट ने 2016 में अरुणाचल प्रदेश में नवाब तुकी सरकार की बहाली के ऑर्डर में किया था। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने उद्धव शिंदे मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2016 का नवाब रेबिया मामले में कहा गया था कि स्पीकर को अयोग्य ठहराने की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है जब उनके निष्कासन का प्रस्ताव लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में एक बड़ी पीठ के संदर्भ की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर हम फैसला नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार अब बच गई है, एकनाथ शिंदे अब बच गए हैं और उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है। कहा जा रहा है कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया है। महाराष्ट्र सरकार इसकी वजह से बच गई है, एकनाथ शिंदे बच गए हैं। तो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भारत के पे के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर
आशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल आशनीर और उनकी पत्नी माधुरी जैन पर 81 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों दंपति ने कथित तौर पर नकली इनवॉइस बनाकर कंपनी के खाते से 81 करोड़ रुपए अपने जानकारों और रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर किए थे। माधुरी जैन ग्रोवर भारत पे की ज्वाइंट डायरेक्टर HR थी, तब उन पर यह नकली इनवॉइस बनाकर पैसे निकालने का आरोप लगा। पुलिस जल्दी दोनों दंपतियों से इस मामले में पूछताछ करेगी। एफआईआर में दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन सहित परिवार के और भी सदस्यों के नाम शामिल हैं। तो 4 बड़ी खबरों पर आज हमने चर्चा की है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।